हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल फिज़िक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज हम उनको देखेंगे और बोर्ड्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें कुछ लेके चलेंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बायो-सैवर्ट लॉ क्या है और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। मेनली इंपॉर्टेंट पार करते हुए हम उसमें चलेंगे। इंपॉर्टेंट बात होगी सिर्फ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ क्या है? ठीक है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, अगर ये मेरे पास मैग्नेट है एक, और ये अपने आसपास के रीजन में जितना भी इन्फ्लुएंस डाल रही है दूसरी चीज़ों पे, वो किस वजह से डाल रही है? क्योंकि इसकी कुछ फील्ड है आसपास, उसी फील्ड को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस भी रीजन में अपना इन्फ्लुएंस डाल रही है, वहाँ पे जो क्या क्या मौजूद है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, अब बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोल रहा है हमें? बायो-सैवर्ट लॉ एक सिंपल सी बात बोलता है, अगर सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, वो कंडक्टर एक नॉर्मल वायर हो सकती है, ठीक है, जिसमें करंट आई इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, करंट आई इस डायरेक्शन में ऐसे है। ठीक है, अब सपोज मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंबल बी से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम सिंबल बी से शो करते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बायो-सैवर्ट लॉ मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे? अब सपोज ये पी पॉइंट यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से सपोज आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं इतने लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करना चाह रहा हूँ कि इतने लेंथ एलिमेंट की वजह से इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और ये आर वेक्टर जो है, ये इस लेंथ एलिमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये इस लेंथ एलिमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो मेरा बायो-सैवर्ट लॉ जो है वो क्या बोल रहा है? बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी होगी, नहीं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगी, वो डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल रहेगी जितना भी इसमें करंट चल रहा है, इस कंडक्टर में करंट चल रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी जो भी लेंथ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा बिटवीन डी एल एंड आर वेक्टर। ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट पी। ओके, ठीक है, तो ये कुछ मेन बातें कर रहा है बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, ये मेन बातें कर रहा है। इन सब को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं? B इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ मेनली ये बात बोल रहा है कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, और इस तरह से डिपेंड करेगी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी इसमें से, तो हमारे पास एक कांस्टेंट यहाँ पे आके बैठता है, वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। ये तो एक बेसिक फॉर्म होगी बायो-सैवर्ट लॉ को लिखने की। ठीक है, अगर बायो-सैवर्ट लॉ लिखने के लिए आप लोगों के पास आ जाए कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, इतनी पास आ गया है। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखते हैं। देखिए, एक चीज़ पहले हमें पता होनी चाहिए कि अगर किसी वायर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, अब अगर मुझे इस वायर की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है,
और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो भी देखनी है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। हम क्या करेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन करंट की है और मैंने कर्ल की तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँगा तो वो कैसे होगी, वो ऐसे जाके और ऐसे बाहर आएगी, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसकी वजह से देखूँ, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन फील्ड की कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, अंदर की तरफ होगी, यानी इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो, जैसे ये लिखा हुआ है b इक्वल्स टू, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया है और आर से ही डिवाइड कर दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर ये चीज़ क्या बन रही है, डी एल आर साइन थीटा। डी एल मैंने एक वेक्टर बताया था, आर मैंने एक वेक्टर बताया था। ठीक है, आर मैंने एक वेक्टर बताया था। अब अगर मैं डी एल पे हाथ रखूं और आर की डायरेक्शन में घुमाऊं तो अंदर की तरफ मुझे डायरेक्शन मिल रही है, जो कि मेरी डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ए क्रॉस बी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, ए के ऊपर हाथ रखता हूँ और बी की तरफ उसको कर्ल कर देता हूँ। जो थंब की डायरेक्शन होती है वो मुझे इस पूरे की डायरेक्शन बता देता है। ऐसी अगर मैं डी एल के ऊपर हाथ रख के आर की तरफ घुमाऊंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर वाली मिल रही है। तो यानी मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। बायो सावर्ट लॉ से मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म आ गया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, ये हमारी इतनी बात हो गई है। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा बायो सावर्ट लॉ था, ये इतना ही आता है अगर आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ठीक है, ये तो रही बात बायो सावर्ट लॉ की। अब बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक डेरिवेशन करेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे क्या आती है। हम एक वायर कंसिडर कर लेते हैं, ये सपोज ये एक्स वाई एक वायर है और मुझे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि डिस्टेंस ए दूर है इससे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैं बोल रहा हूँ करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर की डायरेक्शन में से करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यानी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। ये बात तो मुझे क्लियर है, ये बात तो मुझे अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब अगर मुझे इस पॉइंट पे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक लेंथ एलिमेंट डी एल कंसिडर कर लेता हूँ, और इस डी एल लेंथ एलिमेंट, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, यहाँ से एक लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन इसके साथ फाई एंगल बना रही है, और ये डी एल एलिमेंट इसको आर बोल देता हूँ, इस आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इस पूरी वायर की वजह से मुझे इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल एल लेंथ पे एक पॉइंट ये कंसिडर करता हूँ जो कि एंगल फाई 1 बना रहा है इसके साथ, और सेम ऐसे ही एल लेंथ पे ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ जो कि एंगल फाई 2 बना रहा है इसके साथ। ठीक है, ये आगे तक भी जा रही है, एक्सटेंड हो रही है वायर।
ये मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, एल लेंथ नीचे, एल लेंथ ऊपर, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि इसका मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या पता है, अगर डीएल एलिमेंट ये है लेंथ एलिमेंट, तो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये लेंथ एलिमेंट, ये आर लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये आर जो मैंने लिखा था ये वाली लेंथ है, रेड लाइन वाली। ठीक है, तो ये हमें पता है यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ अभी हमने देखा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ, इसको ओ ए पी बोल देते हैं इसको, इन ट्राइंगल ओ ए पी में अगर मैं देखूँ, ट्राइंगल ओ ए पी में अगर देखूँ मैं, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस फाई, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, साइन 90 माइनस फाई यानी कॉस फाई। तो यानी साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस फाई के इक्वल है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमें याद रखना है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस फाई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, ये ट्राइंगल जो बन रहा है ओ ए पी, इसमें कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूस आर, यानी यहाँ से आर क्या हो जाएगा, ए सेक फाई। एक चीज़ ये भी याद रखनी है, ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू ए सेक फाई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, हम इसी ट्राइंगल में, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, इसी ट्राइंगल में हम टेन फाई निकालते हैं। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन ए, यहाँ से एल क्या आ जाएगा, ए टेन फाई, एल क्या आ गया मेरा, ए टेन फाई। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास सिंपली डी एल आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। एक ये चीज़ मैं यहाँ याद रखूँगा, ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो डी एल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई और ये डी फाई। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आ गई हैं मेरे पास, ये कुछ काम की चीज़ें आ गई हैं। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये देखना है, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये देखना है। देखिए, अब मेरे पास ये इक्वेशन है, अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें साइन थीटा की वैल्यू मुझे ये रखनी है, इसमें डी एल की वैल्यू मुझे ये रखनी है, इसमें आर की वैल्यू मुझे ये रखनी है। ठीक है, मैं अब रखता हूँ ये, अगर मैं इसमें, ये डी बी है, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, यहाँ से ये सेक स्क्वायर, ये ए से एक ए, यानी यहाँ पे जो बचा डी बी वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए, इतनी बात आई। यानी देखो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इतने, अगर मुझे पूरे कंडक्टर की वजह से चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, यानी अगर मुझे पूरे की वजह से चाहिए तो डी बी का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा डी बी, ज़ीरो से बी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, टोटल मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, यानी
cos फाई और ये d फाई, ये आ गया। अब देखो सारा जो इसमें मसला है ना वो यहाँ पे लिमिट्स रखने का है। अब फाई क्या एंगल था, फाई ये एंगल था, फाई ये एंगल है। अब फाई कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, देखो इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ हो सकता है, इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ हो सकता है, मतलब लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जा सकता है। मतलब फाई की ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक एक्सटेंड हो सकती है और यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे तो वैल्यू इसकी नीचे फाई 1 है, ऊपर वैल्यू फाई 2 है, लेकिन एक एक्सिस अगर ये है, इससे ऊपर ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं एंगल को, इससे नीचे नीचे अगर नेगेटिव लेते हैं तो फाई 1 के सामने नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव फाई 1 लिखा जाएगा वो, यानी इनिशियल लिमिट माइनस फाई 1, फाइनल लिमिट प्लस फाई 2। ठीक है, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई का साइन फाई इंटीग्रेशन होता है, और ये माइनस फाई 1 और ये फाई 2। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ जाएगा पूरा कैपिटल बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ पूरा, इसमें मेरे पास पूरा सॉल्व करके क्या आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ये साइन माइनस फाई 1 क्या बन जाएगा, माइनस साई फाई 1, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस हट जाएगा यहाँ से। तो यानी मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ये आएगा। ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फाई 1 बोल देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव तो है ही ना। ठीक है, तो यानी ये मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन आया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एक वायर की वजह से। अब इसमें स्पेशल केसेस पकड़ने हैं हमको, वो स्पेशल केसेस क्या होंगे, वो स्पेशल केसेस क्या होंगे वो देखना है। अगर पहला स्पेशल केस जो वायर है, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है ये वायर नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ तक जो है और ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ तक है। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, यानी अभी इतनी है तो इतना एंगल बन रहा है, इतनी है तो इतना एंगल बनेगा, इतनी है तो इतना एंगल बनेगा, इतनी है तो इतना, इतनी है तो इतना, इतनी है तो, जब इनफाइनाइट हो जाएगा ना तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऊपर भी जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऊपर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस केस में फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90। जब मैं इसकी वैल्यू इसमें रखूँगा तो मेरे पास इनफाइनाइट वाले केस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ जाएगा। ठीक है, अगर सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं तो वायर मेरी ऊपर ऊपर है सिर्फ, या नीचे नीचे है, यानी दूसरा केस मेरा क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा सपोज फाई 1 जो है 0 है और फाई 2 जो है 90 डिग्री है, तो यानी ये वैल्यू मैं इसमें उठा कर रख दूंगा। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए मेरा केस जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो मेरे पास इस केस में ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अभी लेके चल रहा हूँ। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अब लेके चलूँगा बोर्ड के हिसाब से। हम लेक्चर वाइज चीज़ें आगे बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा ये, और धन्यवाद। और पढ़िए आप यहाँ से देख के जितना हो सके, बाकी टेक केयर, बाय बाय।